हमारे यहाँ एक पैटर्न है कि हम 11वीं तो मजे करने की साल होती है, क्योंकि 10वीं में फुल पढ़ाई कर लिए, लेकिन 11वीं नींव पढ़ाई की समय होता है। जिसने 9वीं से 12वीं तक का अध्ययन ढंग से किया है, प्रत्येक सब्जेक्ट को ढंग से पकड़ बनाई है, वो आगे कहीं नहीं रुकेगा। इसका प्रमाण मैं आपको कई लोग बता सकता हूं। अब ये तो बात हो गई समग्र तौर पे। मैं आपको कहूंगा कि बताऊंगा कि प्रत्येक विषय पे आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं अंग्रेजी से लूंगा। अंग्रेजी से हम सब डरते हैं। मैं अभी आपको इतने लोगों को बता सकता हूं, इतने उदाहरण आपको बता सकता हूं जो अंग्रेजी से आज तक सिर्फ डर ही रहे, किसी ने उसको छूने तक का प्रयास नहीं किया। और उसका खामियाजा मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम होता है LDC, जैसे आप कहीं लगते हो, उसमें 75 सवाल आते हैं, तो आप हिंदी के भरोसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि हिंदी सबके राइट होती है। 75 में से हर व्यक्ति 70 सवाल राइट करके आता है। और अंग्रेजी में आप 20 करके आ रहे हैं और सामने वाला 62 करके आ रहा है, तो सिलेक्शन तो वो आपसे 40 सवाल तो वहीं आगे निकल गया। अब ये डर हमारे में क्यों बैठा? क्योंकि हमने शुरुआत से अंग्रेजी पे ध्यान दिया ही नहीं। आपके 9वीं की संजीव होती है, आप संजीव तो सभी यूज करते हो, उसके पीछे पूरी ग्रामर दी हुई है। उसका पहला टॉपिक नाउन प्रोनाउन हो सकता है, फिर टेंस होगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, फिर प्रीपोजिशन होगा, फिर डिटर्मिनर होगा। ऑल दिस टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन दैट सिलेबस, बट हमने कभी उसको प्रयास नहीं किया। जब हम 10वीं में आते हैं तो अब हमको परसेंटेज बनाना है। अब परसेंटेज बनाना है तो सबसे पहले आड़े आती है अंग्रेजी और गणित, और दोनों अपने को नहीं आती। हम सामाजिक पढ़ के, हिंदी पढ़ के रह जाते हैं, और 2 मुख्य सब्जेक्ट पे अपनी कमांड नहीं हो पाती। तो आप वहीं से शुरुआत करें, आप डरे नहीं उस सब्जेक्ट से। बहुत इजी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको हिंदी के कंपैरिजन में पढ़ेंगे। हम बिल्कुल हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और आज भी अंग्रेजी में कहीं अटकते नहीं हैं। जहाँ जितनी जरूरत है, इवन RAS मैथ्स मेरा 2 बार क्लियर हुआ, तो वहाँ रिटर्न में अंग्रेजी है, वो भी हमने अच्छे तरीके से पार की है। इसलिए आप अंग्रेजी को अगर छोड़ के चल रहे हो तो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी कठिन होगा। कोई संवेदना आपके प्रति नहीं बरती जाएगी। जो सिलेबस होगा, सरकार एक दिन में सब कुछ चेंज कर देगी। अपने को सरकार के अनुरूप होना, सरकार अपने अनुरूप कभी नहीं होगी। दूसरा, मैं आपको मैथमेटिक्स की बात बता दूं। मैथमेटिक्स में ये मैं मान के चलता हूं कि कई बार तो हमारे स्कूलों में टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, और कई बार होती है तो उनका पढ़ाने का तरीका उतना सहज होता नहीं है जितना मैथमेटिक्स के लिए होना चाहिए, और हम कंसेप्ट चूक जाते हैं। आज हम जब प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं तो हमारे पास प्रश्नावलियां कौन सी है? प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, ज्योमेट्री, ये सारी प्रश्नावलियां हैं। और मैं जब कई बार जाता हूं, मैं आवासीय विद्यालय हरियाली में जाता हूं, बच्चों से पूछता हूं कि आपके 8वीं क्लास के 8वीं प्रश्नावली का नाम है राशियों की तुलना, और आपने पढ़ी है? और सर सीधे 2 सवाल हल किए और संजीव से करता हूं। तो ये जो प्रश्नावली आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आप आगे कैसे कंटिन्यू करोगे? प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस केवल एकेडमिक सिलेबस का विस्तार है और वो उन्नत लेवल पे है, लेकिन कंसेप्ट जो मजबूत होंगे वो आपके इन्हीं क्लासों में होंगे। तीसरा, आप मैथमेटिक्स का मैं उदाहरण बताऊं आपको। ज्यादातर लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स में? शॉर्ट ट्रिक्स पे जाते हैं। जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो अपने को ट्रिक्स बताते हैं कि अगर ऐसा सवाल आए तो ये इसकी ट्रिक्स है, ये फिट करना है और इसका उत्तर निकल जाएगा। और होता क्या है कि ट्रिक्स से थोड़ा ही प्रश्न घुमा दिया और आपकी ट्रिक्स फेल हो गई, जबकि गणित के कंसेप्ट में कई ट्रिक्स का ऑप्शन है ही नहीं। आपने अगर मूल किताबें पढ़ी होती तो उसका एक हल करने का प्रोसीजर है, उस कंसेप्ट को समझ के उस प्रोसीजर से हल करोगे तो एक बात यह आती है कि उसमें टाइम बहुत लगता है, और कंपटीशन के एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए टाइम कम होता है तो हम ट्रिक से चलते हैं। लेकिन यह भी बात प्रमाणित है कि अगर आप प्रोसीजर से हल कर रहे हो और बार बार हल किया है तो आपका जो समय जो हर प्रश्न में लगता है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, मैं आपको बताऊं, अगर आप कंसेप्ट में नहीं जाएंगे तो जितनी प्रैक्टिस होती है उतनी अपने माइंड की जो है वो घिसाई होती है, और जितना आपका माइंड अप्लाई होगा उतना ही आपका माइंड शार्प होगा। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपने वीडियो लिया, अब पूरी मेहनत तो उस टीचर ने की, उसने सारा समझ के आपको समझा कि आपको ये करना है। अब जो मेहनत करनी थी वो उसके दिमाग ने की, आपको तो सीधा दिया और आपने पकड़ लिया। जैसे ही आप परीक्षा में गए और आपको हल करना पड़ा तो आप अटक गए। आपको लगता है कि ये कैसे हुआ? भाई मुझे तो ग्रूम पे तो सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन ये हुआ कैसे? और हम घर आते हैं, टेंशन में आते हैं, क्योंकि अपना कोई माता हाथ फिरो, आपका कोई एक्सप्लेनेशन स्वीकार नहीं करेगा। हम ऐसी परिस्थितियों से आते हैं कि हमारे माँ बाप को पता ही नहीं है कि सोरो की कर तो भणीजे है, केड़ा सवाल आवे है, वो की कर लाई फैलवे ना आवे। ये जिम्मेदारी हमारी है, अगर गलती होती है तो हम सुधारें उसको।
तो आप खुद मेहनत करें, जितना आप डीप जाएंगे, जितना कंसेप्ट को समझेंगे। और आजकल तो हमारे पास संसाधन कितने, यूट्यूब पड़ा है, आप एआई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, चैट जीपीटी सारा जवाब आपको दे देते 2 मिनट में। तो आप अपना नॉलेज इनहेंस कीजिए। अब मैं आता हूं, ये आपको मैंने बेसिक सब्जेक्ट की जानकारी दी है। अब मैं आता हूं अभी वर्तमान में आरपीएससी के ट्रेंड पे। हम सब ने देखा है कहीं 6 लोग पास होते हैं, कहीं कुछ और हो रहा है। और वाकई में आरपीएससी ने अपने प्रश्नों का स्तर बढ़ाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और बढ़ाया जाना भी चाहिए। क्यों? जैसे आप अभी के आरपीएससी के पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न देखोगे तो एक रटे रटाए ढर्रे पे और परंपरागत तरीके से पूछे जा रहे थे, वो छोड़ दिया। आप और हम सब कंसेप्ट पढ़ते हैं। किसी परीक्षा का सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेबस लाते हैं। मेरे पास कई, मैं यही रहता हूं, आप सबको पता है, और मेरे पास कई बच्चे आते हैं। जब मैं उनको कहता हूं कि सिलेबस दो, तो वो मुझे टेलीग्राम पे किसी कोचिंग का आया हुआ सिलेबस आगे कर देते हैं। मैं जब उसको पूछता हूं कि क्या ये ऑथेंटिक है, बोलता ऑथेंटिक है भाई, ग्रुप में आई हो, कटा आई हो। लेकिन हमने कभी ऑफिशियल साइट को सर्च करके वहां से डाउनलोड करने के प्रयास, मैंने कईयों को सिखाया। पहले तो आप ढंग से उन वेबसाइट्स को सर्च करना सीखें। आपको ये बात ज़्यादा गंभीर लग सकती है कि डीप इतनी मेहनत कौन करता है जब सब कुछ आ रहा है, लेकिन इन सब के पीछे आपका माइंड अप्लाई हो। आप अगर आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके उसका ध्येय वाक्य भी पढ़ लेते हैं ना, तो वो ध्येय वाक्य भी उठा के पूछ लेंगे। किसी ने नहीं सोचा कि परिवहन विभाग का ध्येय वाक्य चरेवेती होता है, और पूछ लेते आरपीएससी का क्या है। उन्होंने साफ साफ कहा अभी के अध्यक्ष ने कि मैंने आपको सिलेबस दे दिया, अब मेरी मर्जी होगी जैसे पूछूंगा। कैसे? जैसे आपके हमारे एक टॉपिक था संघवाद, आप सब पढ़ते हैं, हमारे बीच प्रोफेसर साहब बैठे हैं। अब संघवाद में हमारे आज तक क्या होता था कि हम एक गाइड लाते थे, और उस गाइड में ये लिखा होता था कि यहाँ से यहाँ केंद्र राज्य संबंध है, और विषयों का बंटवारा उस अनुच्छेद में इन 3 सूचियों में किया हुआ है। इस सूची में संविधान में इतने विषय थे, बाद में इतने हुए, इतने हम 92 से 61, 57 से 62, 52 पढ़ के निकल जाते हैं। आरपीएससी ने अब क्या किया कि कौन सा विषय किस में है ये अब मिला के बताओ, और एक एक सूची में 97 विषय हैं। तो जब हम तो कभी उस सूची को पढ़ते ही नहीं थे, अब हम संघवाद पढ़ के गए, हमारा सवाल गलत हुआ। यानी जिन चीजों को हम महत्वपूर्ण समझ नहीं रहे थे, अब उनसे सवाल आने शुरू हो गए। दूसरा एक टॉपिक है लोक नीति और नागरिक अधिकार पत्र। जब हम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं, हम कभी उस टॉपिक्स को ज्यादा गंभीरता से लेते नहीं है, और न ही हमारे बुक्स वाले उसमें ज्यादा लिखते हैं। जबकि आप बीएमओयू की किताब को देखोगे तो इन्हीं टॉपिकों पे 25-25 पेज के 2-2 चैप्टर है, और आरपीएससी अब वहां से सवाल पूछ रही है। तीसरा, अब मैं आपको और पढ़ने का तरीका बताऊं। जैसे हम क्या पढ़ते थे, राजस्थान विधानसभा पढ़ते हैं, तो विधानसभा शुरू कहां से हुई? हम तो ये देखते हैं कि इस किताब से जहां से शुरू हुई वहीं से तो सिलेबस शुरू हुआ, और जहां किताब खत्म हुई वहां सब बंद हो गया। ऐसा नहीं, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि 1950 से पहले तो विधानसभा थी नहीं, सरकार थी, ये वाली विधानसभा तो नहीं थी, तो संविधान बना। तो पहले हम संविधान पढ़े, अब संविधान कहाँ है? तो बेयर एक्ट आता है, उसके प्रोविजन वाइज आप एक एक पढ़ो। आरपीएससी अब ये नहीं पूछती है कि लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में कौन आता है और कौन नहीं आता, ये पहले पूछते थे। अब ये पूछते हैं कि लोकायुक्त अधिनियम 1973 में दिए गए मंत्री की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। हमारा एक बार विचार वापस बैक चला जाता, वो तो पढ़ी नहीं भाई, ऐसे नहीं पढ़ा। अब हमको ऐसे पढ़ना है जैसे पूछा जा रहा है, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसा दिया जा रहा है। हमको हमारे पढ़ने का तरीका बदलना पड़े, और यकीन मानिए अगर आप नहीं बदलोगे तो ये हमारे लिए गंभीर समस्या आगे खड़ी हो सकती है। और हमको दिख भी रहा है, आपको डर भी लग रहा होगा कि अगर ऐसे पढ़ेंगे तो हम कैसे जाएंगे। जैसे ही विधानसभा को आपने उस अनुच्छेद वाइज पढ़ा, कंप्यूटेशन के लिए बात कर रहा हूं मैं, फिर आप जाओगे तो अब राजस्थान विधानसभा लिखा है आपके, तो आपने विधानसभा के कानूनी प्रोविजन पढ़े, पर राजस्थान विधानसभा की हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं। अब आप उसकी वेबसाइट खोलो राजस्थान विधानसभा की, उसके अलग अलग टैब है, उसमें एक प्रोविजन है लेजिस्लेशन, और उसमें है प्राइवेट बिल क्या होता है, सरकारी बिल क्या होता है, और प्राइवेट बिल राजस्थान विधानसभा में कब कितने आए, कौन सा आया, कोई पास हुआ है कि नहीं हुआ। और आरपीएससी ने पिछली 2nd ग्रेड परीक्षा में यही सवाल पूछा कि निम्नलिखित, ये राजस्थान विधानसभा में निजी विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। और हमारे निजी विधेयकों के विषय में हमारी किताबें बहुत कम बताती हैं, तो हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अगर सवाल नहीं आता तो हमारा पढ़ना बेकार है। 2 बात हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि बुक्स क्या क्या है। हम जब पढ़ते थे, अब सब कह रहे हैं उस बुक से नहीं आ रहा है, उस बुक से नहीं आ रहा है।
तो हमें मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको शेयर कर देता हूं, और कई परीक्षाओं में मेरे काम भी आया है। पहला ये होता है कि हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे एक प्रामाणिक पुस्तक होती है, वो चाहे आरबीएससी की हो, एनसीईआरटी की हो, बीएमओयू की हो या इग्नू की हो। उसके साथ साथ एक पर्याप्त बुक होती है जो रेफरेंस बुक होती है, जो उसी बुक्स को थोड़ा विस्तार करके पढ़ाती है। तो आप उन दोनों किताबों को पढ़ के जब तक नोट्स नहीं बढ़ाएंगे तब तक न तो प्रामाणिक पुस्तक के आधार पर आपका सवाल होगा और न ही पर्याप्त के आधार पर। दोनों पुस्तकों को आपको पढ़ना है, उनके नोट्स बनाने हैं और नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। क्यों करना है मैं आपको बताऊं।